हाँ पार्थ, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, द्विपदीय समीकरण, जिसको 2-3 मेथड से अपने को हल करना सीखना है। एक तो ग्राफीय विधि है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा क्वेश्चन उसी में से आना है। एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में से एक या दो छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और छोटे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो या तो ये पूछ लिया जाता है कि दी गई इक्वेशन से जो ग्राफ की रेखाएं होंगी वो रेखा प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी या फिर संगत होंगी। हाँ, एक दूसरे के ऊपर चलने वाली होंगी या एक दूसरे को काटने वाली होंगी या एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली रेखाएं होंगी। एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत धैर्यपूर्वक, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो हमारा वीडियो देखेगा उस भाई को भी मैं बार बार यही कहूंगा कि जल्दबाजी करने से यही एक कार्य ऐसा होता है जिसमें जल्दबाजी करने से कोई अचीविंग नहीं मिलती। धैर्यपूर्वक अगर आप काम करोगे तो लर्निंग कर सकते हो आप बहुत अच्छे से। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहा हूं। एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का कंपैरिजन करना है, तुलना करके ये बतानी है कि दी गई समीकरण युग्म जो हैं, जो पेयर दिया गया है इक्वेशन का, उनके द्वारा ये रेखाएं प्रतिच्छेदी निकलती हैं, समांतर निकलती हैं या समपाती निकलती हैं, ये अपने को पता लगाना है। तो इससे संबंधित मैं आपको एक साधारण सी चीज बता रहा हूं, वो चीज आप देखिए। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, 3 कंडीशन दे रखी है यहां पे, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर है, यानी तीनों संख्याएं आपस में काटने पर इक्वेशन को अगर हल निकालें हम, और तीनों का मान a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ऑल आर इक्वल, तब हाँ रेखा जो होगी वो समपाती होगी। रेखा क्या होगी? समपाती होगी। और इसके साथ ही मैं ये बता देता हूं आपको, यानी एक दूसरे के ऊपर चलने वाली रेखाएं होंगी और हल जो होंगे वो अनेक हल होंगे। क्या हल होंगे? अनेक हल। ये ध्यान में रखना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहती है कि इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 देन देयर इज नो एनी आंसर, देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई भी इसका हल नहीं होगा। तो रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। रेखा क्या होंगी? एक दूसरे की पैरेलल होंगी। रेखाएं समांतर होंगी और उसका हल जो हम सॉल्यूशन निकालना चाहें तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। यह ध्यान में रखनी है बात। क्लियर है? तीसरी कंडीशन जो सबसे महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से 99% पॉसिबिलिटी यह रहती है कि इस कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही ग्राफ में पूछा जाता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। इसमें क्या कंडीशन होती है? अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन द रिजल्ट विल बी यूनिक। रिजल्ट विल बी यूनिक, अद्वितीय हल होगा। उसका परिणाम क्या निकलेगा? एक ही उत्तर निकलेगा और एक ही उत्तर को हम कहेंगे अद्वितीय हल। क्या कहेंगे? और रेखाएं जो होंगी, अब आगे वाला चाहे इक्वल टू है और चाहे नॉट इक्वल टू है, आगे वाले की कंडीशन कैसी भी हो सकती है। ये इक्वल टू भी हो सकता है b1/b2 के, ये, और नॉट इक्वल भी हो सकता है। इससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो ये शुरुआत की 2 देखनी है। a1/a2 इफ नॉट इक्वल टू b1/b2 देन द रिजल्ट विल बी यूनिक। अद्वितीय तो हल होगा इसका, अद्वितीय
हल। और रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? यानी एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं होंगी। नहीं समझे? अब देखिए डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं मैं। अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन हम आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आप इंप्लीमेंट करोगे ना इन क्वेश्चंस को, इसको जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन को आप क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तब आपकी पूरी बात समझ में आएगी। मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि ये कंडीशन होगी तब जो लाइन होंगी, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ की रेखा ये है, पहली कंडीशन की बता रहा हूं, तो दूसरी ग्राफ की रेखा जो है वो सेम इसके ऊपर चलेगी। क्या होगी? एकदम इसके ऊपर चलती रहेगी। ये तो पहली कंडीशन की ग्राफ की रेखा है। दूसरी कंडीशन की ग्राफ की रेखा है, जैसे मान लीजिए एक पहली इक्वेशन की ये ग्राफ की लाइन आई, तो दूसरी इक्वेशन की भी ये ग्राफ की रेखा होगी, यानी एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। वो ऐसे भी चल सकती हैं, वो ऐसे भी चल सकती हैं। ठीक है। तीसरी जो कंडीशन दे रखी है, उस तीसरी कंडीशन के मुताबिक अगर एक ग्राफ की लाइन ऐसे चली तो दूसरी ग्राफ की लाइन उसको क्रॉस करने वाली होगी। क्या होगी? क्रॉस करने वाली होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वो काटेंगे एक दूसरे को। और वो कंडीशन ये है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। कंप्लीट है बात। चलें आगे। समझ में आ रही है बात? चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, ऐसे है मुंह लटका के नहीं बैठना है। हाँ, परीक्षा का थोड़ा सा दिन है। हाँ देखो मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ग्राफ की विधि से हल करेंगे तब काम में लेंगे। क्वेश्चन है 5x - 4y, 5x - 4y इक्वल्स टू +8 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन दी है 7x + 6y, 7x + 6y - 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है। यह क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन की दो इक्वेशन दे रखी हैं। यह पहली इक्वेशन है और यह दूसरी इक्वेशन है। ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहली इक्वेशन के जो पार्ट हैं, जो x का पार्ट है वो a माने, जो y का पार्ट है उसे b माने, और जो एचर पद है उसे c माने। तो a की वैल्यू कितनी आई? 5। b की वैल्यू कितनी आई? -4। c की वैल्यू कितनी आई? +8। ठीक है। ये क्या है? a1 b1 c1, बिकॉज these participants of first equation, these are first equation particles। ये पहली इक्वेशन के पार्टिकल हैं, भाग हैं, इसलिए हमको इनको एक नाम दे रहे हैं। दूसरा है दूसरी इक्वेशन का a2 7, b2 6 और c2 -9। अब इनको हल करके देखिए। a1 by a2 करिए तो 5/7 -4/6, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है। हाँ काट दो बोली। ये 2/3, तो यहां क्या आएगा? 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3। और तीसरी नंबर क्या आई है? c1/c2 8/-9। ये भी नहीं कट रहे, ये भी नॉट इक्वल है 8/-9। तो आपको तो मैंने इतनी सी कंडीशन बताई थी, इतनी सी कंडीशन बताई थी, इतने से ही पता चल जाता है। तीसरे तो हम बाद में चलेंगे। क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, और तीसरे में ये भी नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना। a1 b2 के b1 b2 के c1 c2 इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर कंडीशन जो है वो क्या रिजल्ट लेके आती है? अद्वितीय हल, यूनिक आंसर, अद्वितीय हल। और लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली होंगी, काटने वाली होंगी। अद्वितीय हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्लियर है क्या ये बात या नहीं है? अब देखो एक सेम इसी का, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले डिक्लेरेशन दी है कि इससे संबंधित एक नंबर का
क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अपने को ये ध्यान में होनी चाहिए, बहुत इजी चीज है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर 30, इसमें तो तीनों एक जैसी हैं इसलिए बताना आवश्यक नहीं है। तीसरे क्वेश्चन का मैं एक पार्ट बता देता हूं और वो पार्ट है थर्ड पार्ट। कौन सा? थर्ड पार्ट। देखिए जो फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, बट्टा के रूप में दे रखा है, तो मैं तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। तीसरे का तीसरा पार्ट मिटा दूं इसको, हाँ पार्थ हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। ध्यानपूर्वक देखना है। क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस जो है वो इतना सा है कि इसकी जो नंबर दे रखी है वो फ्रैक्शन के रूप में दे रखी है, भिन्न के रूप में दे रखी है, बट्टा के रूप में दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको ये कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के इक्वल है या नॉट इक्वल है, पता नहीं चल रहा ना। ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे और इसका सीधा सा पैटर्न ये है कि आपको नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लो, बस एलसीएम लेकर के जो एलसीएम आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं इसको एक बार इतने से को ले रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो एलसीएम कितना आएगा, इसका 1 मान लो आप। एलसीएम कितना आया 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 टू ऑल नंबर्स। 6 से सभी संख्याओं को गुणा कर दो आप, सभी संख्याओं को 6 से गुणा कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यार 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x। इसको 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया, 10y इक्वल टू 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ गया ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 नाम देवे तो 3 दे दें, 2 1 नाम देवे तो 1 नंबर नाम दे सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, यह हो गई फोर्थ नंबर इक्वेशन। अब इसका ट्रांसफर करके अगर सी को इधर लेके आना चाहो तो इधर ले आओ, नहीं तो ऐसे की पड़ा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में इधर आएंगे तो दोनों ही माइनस में हो जाएंगी। माइनस से माइनस वैसे भी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी आई 9 और B1 की वैल्यू कितनी आई 10, C1 की वैल्यू कितनी आई 14 लिखो तो 14 लिख दो, -14 लिखो तो -14 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा क्वेश्चन पे। B1 की A2 की वैल्यू कितनी आई 9, B2 की वैल्यू कितनी आई -10 और C1 की वैल्यू कितनी आई 14। अब इसको मिलाओ, A1 बाई A2 9 बाई 9, B1 बटा B2 10 बाई -10 और C1 बटा C2 यानी 42 बाई 14। ये दोनों इक्वल है क्या, 9 से 9 को कैंसिल करेंगे 1 1 आ गया, 10 से 10 को कैंसिल करेंगे 1 1 आ गया, लेकिन यहाँ डिफरेंस है 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3/1 आ गया। अब देखो 1 बट्टा 1 1 बट्टा -1 के इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, नॉट इक्वल। इसको माइनस के सिंबल को ऊपर भी यूज कर सकते हैं आप, यहां 1 नॉट इक्वल टू -1 और यहां पर है नॉट इक्वल टू 3/1। नीचे वाला 1 रखते हो तो रखो, अदरवाइज मत रखो, बोले -3 कर दो यहाँ पे ये लो। अब A1 बाई A2 की वैल्यू तो आई 1, B1 बाई B2 की वैल्यू आई है -1, C1 बाई C2 की वैल्यू आई है 3। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, देन द रिजल्ट विल बी अद्वितीय हल। शाबाश, क्या आंसर आएगा इसका, अद्वितीय हल। तो परीक्षा में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बोर्ड के एग्जाम चाहे वो RBSE हो चाहे वो CBSE हो, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक कर लेना चाहिए आपको। क्लियर है? चलो हाँ बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार ये ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ग्राफ चाहिए, और अब चूंकि फिलहाल अपने पास ग्राफ नहीं है तो इससे रिलेटेड एक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो परीक्षा में निश्चित रूप से एक देखिए ऑब्जेक्ट होता है, जब पेपर सेट बोर्ड जब पेपर रिलीज करता है ना अपना मॉडल पेपर, तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन ज्ञान उद्देश्य के होंगे, कितने अवबोध उद्देश्य के होंगे, कितने ज्ञानोपयोग उद्देश्य के। यह आप लोगों के समझ में आने वाली बात नहीं है। उसमें एक उद्देश्य होता है कौशल का, स्किल का। तो इस स्किल से रिलेटेड आपकी पूरी बुक में 2 ही एक्सरसाइज हैं। एक तो है 3.2 जिसमें ग्राफ के द्वारा स्टूडेंट अपना स्किल दिखाता है, ग्राफी रेखा को खींचता है, ड्रॉ करता है, या फिर आपकी जो ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज है ना, उस ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज में ट्रायंगल का डायग्राम ड्रॉ करना होता है, उसमें आपको स्किल दिखाने का मौका मिलता है। तो ये 2 अलग चीज हैं। तो ग्राफ जिस दिन होगा छोटा वीडियो बना करके शॉर्ट बढ़िया तरीके से स्टूडेंट को ग्राफ आगे रख करके समझाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके इसमें अगली एक्सरसाइज जो है उसमें 2 चीजें पूछी हैं इसने, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो मैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 2 तरीकों के माध्यम से इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को, ग्राफी विधि से मैं नहीं बता रहा हूं, ग्राफी विधि से कभी किसी और दिन बता दूंगा। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इक्वेशन को हल करने का, इक्वेशन बोलती है उसकी भाषा को जो स्टूडेंट समझ जाता है उस स्टूडेंट के इक्वेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती, और जो उसकी लैंग्वेज को, उसकी बोली को, उसकी स्पीच को समझ नहीं पाता वो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा वो बोलता है आप वैसा करते जाएं तो आपकी इक्वेशन एकदम परफेक्ट रूप से राइट होगी। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, ए गार्डन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल शेप में एक गार्डन दे रखा है, बगीचा दे रखा है, और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहली बार क्या कहा है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम ये मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स, यानी आयत की लंबाई मान लेते हैं कितनी, आयत की लंबाई कितनी मान लें, एक्स, और चौड़ाई कितनी मान लें, वाई। ये हमने माना है, लेट किया है इसको, ठीक है। माना आयत की लंबाई कितनी है, एक्स है, चौड़ाई कितनी है, वाई है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसा लिख देते हैं, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, एक्स इज 4 ग्रेटर देन वाई। कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो आप 4 इसको और दे दें, प्लस कर दें, या इसमें से 4 माइनस कर दें, तो दोनों एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे ना, नहीं होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने कही है बात है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई में और चौड़ाई में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है दोनों में, ये ज्यादा है, इससे कितनी 4 ज्यादा है। तो चाहे तो आप इसमें से 4 कम कर लो तो बराबर हो जाएंगे वाई के, या फिर 4 इसको दे दो तो वो एक्स के बराबर हो जाएगा। तो मैंने इसको 4 दे दिया, दिक्कत आई कोई। अब देखिए, चर पद जो है वो एक तरफ रखो, अचर पद एक तरफ रखो, साधारण सी बात है। तो वाई को मैं ट्रांसफर कर दूं तो x माइनस वाई, वाई को इधर लेके आते ही प्लस माइनस का हो गया, बराबर 4। यह हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात। दोबारा से क्वेश्चन ने बोला, ध्यान देना है क्या बोलता है वो, का अर्ध परिमाप द सेमी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 36 मीटर। कितना है, आधा, हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 होता है। और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि इसको 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 चारों साइड्स को हम ऐड कर देते हैं तो पेरीमीटर निकल जाता है। अब जब इसने इन 2 को ही प्लस किया है तो हाफ ही हुआ ना, नहीं हुआ क्या, अर्ध परिमाप ही तो हुआ। तो इसका और इसका जो सम है, योग है, वो 36 है। क्या कहा क्वेश्चन ने, दोबारा प्रश्न बोला, बोलने को तो ये भी कह सकता था कि लंबाई और चौड़ाई का योग 36 है, द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 36, कहने को तो ये भी कह सकता था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन की लैंग्वेज है। हाफ
पेरीमीटर दिया है। हाफ पेरीमीटर का मतलब इन दो साइड का, दो साइड तो और रहेगी ना। अरे चारों साइड को जोड़ेंगे, जैसे ये 6 है, ये 4 है, तो ये 6 और ये 4 है, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया 20। 6 4 10 और 4 10 और 6 16 और 4 20। आधा कितना हुआ, इन दो को जोड़ दो बस। तो कहने का मतलब है कि लेंथ को और ब्रीथ को जोड़ा तो एक्स को और वाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को और 2 को मिला लो आप। दो तरीके हैं, दो तरीकों से अगर करना चाहते हो तो एक बार मैं चलो विलोपन विधि बता देता हूं आपको। दोनों समीकरण को मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं, हालांकि लिखी हुई है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब पहली इक्वेशन है ना, दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम यहां लिखें जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को आपस में अगर जोड़ने पर, तो आप लोगों को मालूम होगा कि अपोजिट साइन जो होते हैं वो एक दूसरे को जुड़ने नहीं देते। अपोजिट साइन एक दूसरे को जुड़ने नहीं देते ना, वो घटते ही हैं। तो यहां पर देखो नाम लिखे हैं जोड़ने का, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो लाइन सीधी नहीं आ रही है। अरे वाह शाबाश, कोई बात नहीं। हाँ जोड़ेंगे तो x और x 2x, y को जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि एक y माइनस का है एक y प्लस का है। तो ये हो गया 2x इक्वल प्लस या माइनस 0। 0 को हम अलजेब्रा में यूज ही नहीं करते। ये हो गया 40। x इक्वल टू 40/2 यानी 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ये लो x की वैल्यू 20 आ गई। अब आप x बराबर 20 समीकरण 1 में रख दो, पुट कर दो, या समीकरण 2 में पुट कर दो। तो यहां पर हमने क्या किया है, विलोपित किया है, एक पद को गायब कर दिया है, किया है ना। इसलिए इस मेथड को कहते हैं विलोपन विधि। अब देखिए x बराबर 20 समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में पुट करने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आई थी, x माइनस वाई, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। x माइनस वाई बराबर 4। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वाई इक्वल टू 4। अब 20 को हम ट्रांसफर करेंगे तो वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब देखिए माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस के हैं 4 प्लस के, तो माइनस के 16 हो गए। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ब्रीथ तो आ गई इसकी 16 और लेंथ आ गई इसकी, x की वैल्यू कितनी आई थी 20। ये लो, अब इन दोनों को जोड़ लो। जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है क्या, कि दोनों का सम जो है वो 36 है। आधा पेरीमीटर कितना हो गया 36, और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा आई है या नहीं आई है। तो इसका मतलब यहां हमारे सवाल का एक प्रकार से मूल्यांकन भी हो रहा है कि हम सही हैं या नहीं है। क्लियर है ना बात है, ओके चलो शाबाश। हाँ नोट करें। हाँ स्टूडेंट्स 3.2 एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन जो हैं वो ग्राफी विधि से हल करने हैं, और उसके विषय में मैंने आपको पहले बता दिया कि वो क्वेश्चन मैं आपको किसी दिन ग्राफ में हल करके बताऊंगा। अब 3.3 एक्सरसाइज जो है वो चाहे आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए चाहे सीबीएसई के लिए, एक एनसीईआरटी की एक ही बुक लगती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, बस डिफरेंस थोड़ा सा लैंग्वेज का है और ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ कहीं भी किसी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बोल करके बता दें कि प्लीज़ एक्सप्लेन दीज वर्ड्स इन इंग्लिश, आई कैन इट। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन जो है उसके 6 पार्ट दे रखे हैं। 6 पार्ट में से जो मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए भी ज़्यादा फायदे का है, पहला क्वेश्चन सिंपल दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन सिंपल दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे रखी है, चौथा क्वेश्चन जो है उसमें पॉइंट दे रखा है, वो अलग बता दूंगा आपको। एक छठा क्वेश्चन है वो देखना है पहले ही, ये जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन में बताया भी है कि जब कोई भी इक्वेशन फ्रैक्शन के रूप में दे रखी है तो उसे आप पहले सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करें, सिंपल तरीके से उसको लिखने की कोशिश करें। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया ना, तरीका बताया है आपको कैसे करें। सबसे पहले आप इसके एलसीएम लेकर के उस एलसीएम से पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या सिंपल वे में चली जाएगी। जैसे इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है ना,
हर नहीं है इसके, तो आप इसको नीचे 1 रख लें। अब तीनों का एलसीएम कितना आ गया 6। तो सभी संख्याओं को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 6 टू ऑल नंबर्स। सभी संख्याओं को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए रिजल्ट क्या आता है, 6 इंटू 3x बाई 2 माइनस 6 इंटू 5y बाई 3 इक्वल टू 6 इंटू माइनस 2 बाई 1। अब नीचे वाली संख्या से काटो, नीचे वाली संख्या ही गायब हो जाएगी। 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आ गया, 3 से 6 को काटेंगे तो 2 आ गया, और 1 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 6 रह गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 2 को 5 से करेंगे तो 10y इक्वल टू माइनस के 12, इसके 6 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ये संख्या, ये समीकरण बनी या नहीं बनी सिंपल वे में। इसी तरीके से आप उसको भी सिंपल वे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम उसका भी 6 ही आ रहा है, 3, 2 और 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स बाई 3, 6 इंटू वाई बाई 2 एंड इक्वल टू 6 इंटू 13 बाई 6। देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 2, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यह आ गई इक्वेशन नंबर 2। आगे ना, अब आपको कौन सी मेथड कौन सा यूज करना है, इसने कहा है कि विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो आप इसमें एक की वैल्यू निकालने, चाहे x की निकालने चाहे y की निकालने। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, पक्षांतर करें इसका, 9x इक्वल टू माइनस 10 प्लस का सॉरी माइनस 12 और इस 10 को इधर भेजेंगे 10y को, तो वो किस में हो गया, प्लस में, और x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। ये x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को आप समीकरण 2 में पुट कर दो, जहां आपको x नजर आए वहां पर आप ये पुट करेंगे। तो मुझे कहां x नजर आया, 2 और x मल्टीप्लाई है ना, एक दूसरे से गुणा के रूप में है, तो 2x की जगह पर आप रखोगे माइनस 12 प्लस 10y बाई 9 प्लस का 3y है इक्वल टू 13 है। कोई दिक्कत। अब 2 से अंदर वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, 24 माइनस सॉरी प्लस का 20y बट्टा 9 प्लस का 3y इक्वल टू 13। यह है ना। अब फिर वही कंडीशन आ गई, ये पूरी नंबर 1 है जो रेखा बंधनी से बंधी हुई है, इस पूरी संख्या को हम 1 मान सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस 24/9 प्लस 20y/9। इसको ऐसे भी अलग अलग करके भी सेपरेट रूप में भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको 1 मान ले, आप ब्रैकेट में रख दें, रेखा बंधनी से बंधी हुई है ही वह। 9 से सभी संख्याओं को गुणा करो, 9 से सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो देखिए 9 से सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, -24 प्लस 20y/9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 3y/1 से मल्टीप्लाई करना है, और 9 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 9 आ गया, और 1 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 9 आ गया। तो यहां कितने हो गए, माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 27y इक्वल टू तेरा नंबर 117। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए दोनों y हैं, तो दोनों को जोड़ दूं क्या, 47y, और 117 में 24 को प्लस करूंगा क्योंकि उधर जाते ही वो प्लस का हो गया, तो ये हो गया 47y इक्वल टू 11 4 और 1 141, y इक्वल टू 141, यानी 141 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम इसकी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू है कितनी, 3। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें रख दो, ठीक है ना, तो y की वैल्यू यहां 3 रखनी है ना, लिख दो पूरा, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर या
इसमें रखने पर, इसको नाम 1 दे दें यहाँ पे, समीकरण 1 में रखने पर, रख सकते हो ना। 1 में रखेंगे ना तो जहां आपको y नजर आए वहां 3 लगाना है। तो 12 माइनस के हैं और प्लस के कितने हो गए 30 हो गए ना। y की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 में से 12 को माइनस कर लो, पीछे कितना बच गया 18 को 9 से डिवाइड कर दो, कितने बच गए 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू 2 आ जाएगी। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, ठीक है, चलो नोट करें। हाँ देखिए, स्टडी का एक साइंटिफिक मेथड होता है इजी टू हार्ड। सरल चीज से अगर हम कठिन चीज की ओर जाएं तो हमारे वो चीज लर्निंग में ज्यादा आती है। हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि ये हार्ड क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने पहले ले लिया। मुझे पहले ये दूसरा क्वेश्चन बताना चाहिए था। चलो, जिस स्टूडेंट के वो समझ में नहीं आया वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे पूरा अटेंशन दे। लास्ट में पहले इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, इससे पहले वाला, उसमें y इक्वल टू मैंने 2 लिख दिया है, वहां पर x इक्वल टू 2 है, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अपने काम में ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू 3 माइनस का ना t, इधर जाते ही ये प्लस का हो गया, तो ये s की वैल्यू है। दूसरी इक्वेशन में हम s के स्थान पर 3 प्लस टी पुट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे उसके स्थान पर। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सबसे पहले सिंपलेस्ट वे में लेना है, सिंपल वे में लेना है। और सिंपल वे में लेने का मेथड आप लोगों को बताया है कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना है 6 है, 6 है ना। तो 6 से सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इंटू 6। देखिए करना जरूरी नहीं है, आप यहां पर 6 समझे, यहां पर 6 समझे, यहां पर 6 समझे। तो 3 से 6 को काटेंगे तो यहाँ का कितना आ गया 2 को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस यहाँ पर 6 है ना, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 को t से मल्टीप्लाई किया 3t इक्वल टू यहाँ 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर ये 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस 2 नंबर इक्वेशन में आप 1 नंबर इक्वेशन का पार्ट पुट कर दें। 2s की जगह पर क्या पुट करना है 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2 से अंदर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। क्लियर है बात, दिक्कत तो नहीं है कोई। अब परीक्षा में इसी तरीके का क्वेश्चन आता, उतना हार्ड क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता जिसमें बार बार अपने को एलसीएम लेकर के और संख्या को सिंपल वे में लेना पड़े, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ एग्जाम में सिर्फ बच्चे से यह जाना जाता है कि इस चीज की उसे जानकारी है या नहीं है, समझ गए। हार्ड कैलकुलेशन एग्जाम में कभी नहीं आती। बोर्ड एग्जाम की ये विशेष रूप से विशेषता होती है कि हार्ड कैलकुलेशन जो है वो बच्चे से नहीं करवाई जाती। ऐसे नंबर दी जाती हैं जो एक दूसरे से इजीली कैंसिल हो जाए, इजीली कट जाए। यहां पर देखिए 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। मैं पक्षांतर कर रहा हूं, इसका ट्रांसफर पक्षांतर से 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 6 को इधर भेजेंगे तो माइनस का, ये हो गया 5t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू 30/5। तो कितने आ गई t की वैल्यू 6 आ गई। अब t इक्वल टू 6 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। यहां पर हमने s की वैल्यू लिखना चाहिए था, यहां पे s इक्वल टू 3 प्लस t समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे s की वैल्यू s इक्वल टू 3 प्लस t, ये है ना। तो s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी आई है 6, तो x इक्वल टू 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही केयरफुली आप लोगों को ये एक्सरसाइज पढ़नी है। परीक्षा में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है उनसे इतना सा आग्रह है कि अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करता है
तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारी टीचिंग वास्तव में अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुभाष खडवासरा सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।